हेलो बच्चों। तो आज जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं वो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन है। ठीक है। और इसका हम टॉपिक जो पढ़ेंगे यानी इसमें कुछ विशेष टॉपिक जो पढ़ेंगे हम वो है सेंटर ऑफ मास। ठीक है। तो अब सेंटर ऑफ मास पढ़ने से पहले सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स क्या है। रोटेशनल मोशन तो बाद में आता है। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे कि सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स क्या है। अच्छा भाई, तो इसके लिए हम मान लेते हैं कोई पार्टिकल्स का एक सिस्टम हो। ठीक है। अब इसमें इस तरीके से पार्टिकल्स अरेंज्ड हैं। ठीक है। अब ये रैंडमली अरेंज्ड हैं, ये ज्योमेट्रिकली भी अरेंज्ड हो सकते हैं। ज्योमेट्रिकल जब अरेंजमेंट होता है तो उसको हम क्रिस्टल बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? क्रिस्टल। ठीक है। रैंडमली अरेंज हो सकता है या क्रिस्टलाइज अरेंजमेंट हो सकता है, जिसको हम ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट भी बोल रहे हैं। ठीक है। तो उसको हम क्या कर दिए? सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। अच्छा, इसमें अब ये चीज आपको ध्यान रखना चाहिए कि ये लिक्विड में भी हो सकता है सिस्टम ऑफ पार्टिकल। ठीक है। गैस में भी हो सकता है और ये सॉलिड में भी हो सकता है। ठीक है। अच्छा भाई, तो अब इस केसेस में हमको जो लिक्विड है और जो गैस है इसके बारे में नहीं पढ़ना है। ठीक है। इसके बारे में हमको नहीं पढ़ना है। हम यहाँ पे सिर्फ सॉलिड के बारे में पढ़ेंगे। और सॉलिड के बारे में भी जो पढ़ेंगे हम लोग सेंटर ऑफ मास वगैरह जो जानेंगे वो रिजिड बॉडी के लिए ही जानेंगे। किसके लिए? रिजिड बॉडी। अच्छा भाई, अब जब रिजिड बॉडी के लिए ही सिर्फ जानेंगे हम लोग तो आगे अब यहाँ पे बात आ जाती है कि रिजिड बॉडी है क्या। ठीक है। पहला क्वेश्चन तो यही आ जाएगा कि व्हाट इज रिजिड बॉडी। तो अब व्हाट इज रिजिड बॉडी, इसके लिए अब हमें क्या ध्यान रखना है कि एक ऐसी बॉडी, रिजिड बॉडी हम किसे कहते हैं? एक ऐसी बॉडी जिसके पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस बिल्कुल कम ना हो। यानी हम एक ये यहाँ पे देखो, हमने कंसीडर कर लिया एक कोई बॉडी जिसके इस कोने पे एक पार्टिकल रखा हुआ है, दूसरे कोने पर ये एक पार्टिकल है। हम अभी इसको जूम करके देख रहे हैं। ठीक है। इन दोनों पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस कितना है? डी है। दोनों पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस क्या है? डी है। अच्छा, अब इस केस में हम यहाँ पे इसके किसी भी डायरेक्शन से या चारों तरफ से हम फोर्स एफ अप्लाई कर रहे हैं। क्या अप्लाई कर रहे हैं? फोर्स एफ। ठीक है। अब इस फोर्स एफ की वजह से अब इस फोर्स एफ की वजह से ये जो पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस है वो चेंज ना हो। ये क्या हो? चेंज ना हो। ठीक है। चेंज ना हो। ठीक है। अच्छा, अभी ये थोड़ा सा स्लो हो गया है तो हम कैमरे को अभी हम थोड़ी देर के लिए ऑफ कर देते हैं। फिर जब कैमरा की जरूरत पड़ेगी हम कैमरे को फिर से ऑन कर लेंगे। कैमरा को अभी हम मिनिमाइज कर लेते हैं। ठीक है। चलिए, तो अब यहाँ पे हमने देखा कि भाई पार्टिकल्स में क्या हो रहा है, वो अपने बीच के डिस्टेंस को चेंज ही नहीं कर रहा है। अच्छा, अब इसकी वजह से क्या होगा? जब पार्टिकल्स अपने बीच के डिस्टेंस को चेंज नहीं करेगा, यानी कोई भी फोर्स अप्लाई करे, किसी भी डायरेक्शन से फोर्स अप्लाई करे, कितना ही फोर्स अप्लाई कर दे, वो पार्टिकल्स के बीच के डिस्टेंस चेंज ही ना हो। ठीक है। अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं? रिजिड बॉडी। तो ऐसी बॉडी को हम क्या बोल देते हैं? रिजिड बॉडी। ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक चीज और भी होता है कि भैया हम रिजिड बॉडी में सेंटर ऑफ मास क्यों पढ़ेंगे?
हमको इसकी जरूरत ही क्यों पड़ गई, सेंटर ऑफ मास की हमें जरूरत ही क्यों पड़ गई, क्वेश्चन ये आता है। व्हाई वी नीड सेंटर ऑफ मास, व्हाई वी नीड COM, क्वेश्चन ये आता है। अब इस क्वेश्चन के लिए तो सबसे पहले आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड में लेके चलना पड़ेगा। यहाँ पे आपको ध्यान हो पिछले NLM में, ठीक है, NLM में सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, F इक्वल्स टू ma। अच्छा भाई, और दूसरा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अगर देखा जाए तो वो क्या कहता है, P इक्वल्स टू मोमेंट, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम नहीं, हम मोमेंटम का फॉर्मूला ही सीधे देखें तो P इक्वल्स टू mv, कंजर्वेशन मोमेंटम की हमें जरूरत नहीं है अभी, P इक्वल्स टू mv ये हमको मिला है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, थोड़ा समझना पड़ेगा कि ये जो A है, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी है, इनमें हम जो बॉडी थी उसको हमें पार्टिकल मान करके ही एनालिसिस किए हैं, पूरे सिस्टम को एक पार्टिकल मान के हम एनालिसिस किए हैं, ठीक है। अच्छा, ये कैसे माने भाई, रुको थोड़ा देर रुक जाओ। अच्छा, अब यहाँ पे हमने ये कहा कि भैया ये जो हमने F इक्वल्स टू ma लिया है, P इक्वल्स टू mv लिया है, यहाँ पे P m और a सॉरी v और a ये हम पूरे सिस्टम को एक पार्टिकल मान करके चले थे, पूरे सिस्टम को हमने क्या मान लिया था, पार्टिकल। अच्छा, तो अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अब हम कंसीडर कर लेते हैं कि हमारे पास ये कोई एक रॉड है, ठीक है, ये किसी भी हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ है। अब हमने क्या किया कि इसके जो डाउन में है, यहाँ पे बिलो में, यहाँ पे हमने फोर्स F अप्लाई कर दिया। अब इस फोर्स की वजह से क्या आप ये बताओ कि सभी पार्टिकल्स, क्योंकि ये सिस्टम ऑफ पार्टिकल है, यहाँ पे पार्टिकल्स इस तरीके से हैं, सभी पार्टिकल्स की वेलोसिटी सेम होगी क्या, थोड़ा सोच करके देखो। हम यहाँ पे देखें, थोड़ा सा अप्लाई फोर्स करेंगे तो ये तो इसे इधर इस तरफ आ जाएगा, ठीक है, तुरंत ऊपर वाला नीचे की तरफ आना शुरू होगा, ये रोटेशन टाइप का होना जाएगा, ठीक है। तो फोर्स की डायरेक्शन की वजह से रोटेशन हो रहा है, ठीक है, उसके बारे में बाद में जाएंगे हम। तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि जो पार्टिकल है, और यहाँ पे इसकी हम मान लेते हैं कि भैया ये अलग अलग पार्टिकल्स की वेलोसिटी अलग अलग होएगी यहाँ पे, क्यों कि भैया फोर्स की वजह से, फोर्स के जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है उसकी वजह से सिस्टम की जो पार्टिकल्स हैं उनकी वेलोसिटी अलग अलग आ गई। यहाँ पे सबकी वेलोसिटी अलग अलग है, v1 v2 v3 v4 v5 v6, हमने अलग अलग वेलोसिटीज ले लिया। अच्छा भाई, अब यहाँ पे सिर्फ इतने ही पार्टिकल्स हैं नहीं, बहुत ढेर सारे पार्टिकल हैं। अब हम क्या कर सकते हैं भैया, इन सब के लिए अलग अलग अगर हम फोर्स भाई कांस्टेंट रखें तो अलग चीज हो जाएगा, वेरिएबल रखें तो अलग हो जाएगा, ठीक है, वहां पे हम नहीं जाएंगे। अब यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखना है कि भैया इन सब के लिए अलग अलग एक्सेलरेशन आएगा, ठीक है, A1 सभी के लिए एक्सेलरेशन अलग अलग आ जाएगा। अब जब सभी के लिए एक्सेलरेशन अलग अलग आएगा तो यानी फोर्स सबके लिए अलग आएगा, सबके लिए फोर्स अलग अलग आ जाएगा, ठीक है। अब इससे क्या होगा भाई, हम इन सबको ऐड करेंगे तब हमको एक फोर्स, इनका इस पूरे सिस्टम का हमको फोर्स मिलेगा। क्या ये पॉसिबल हो पाएगा, क्योंकि हम इतना ज्यादा टाइम तो नहीं दे सकते, क्योंकि ये इसमें एक दो पार्टिकल चार पार्टिकल नहीं है, इसमें बिलियंस ऑफ पार्टिकल्स हैं। ऐसे केसेस में
हमें ज़रूरत पड़ती है कुछ एक स्पेशल पॉइंट की। स्पेशल पॉइंट की ज़रूरत क्यों पड़ेगी? उसका रीज़न ये है कि एक ऐसा पॉइंट, एक ऐसी जगह जहाँ पे हमारा टोटल मास कंसंट्रेटेड हो जाए। टोटल मास क्या हो जाए? कंसंट्रेटेड हो जाए। हम उसका एक्सेलरेशन निकाल दें और मास हमारा तो हमको पता ही रह जाएगा, टोटल मास हमको पता ही है। अब उस जगह का हम एक्सेलरेशन, वेलोसिटी निकाल लें, पोजीशन निकाल लें, सब हमारा काम हो जाएगा। ठीक है? इस वजह से हमको क्या पड़ती है? ज़रूरत पड़ती है। अगर आपको थोड़ा-सा और ध्यान में ले चलें, हम मान लेते हैं कि ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है। यहाँ पे एक हमारा जो कार या बस हम मान लेते हैं, एक कोई बस है, वो चलती हुई चली जा रही है। ठीक है? अब इस बस के इन चक्कों को या पहियों को हम थोड़ा ज़ूम करके देखते हैं। हमने ज़ूम कर लिया। ठीक है? अब ये बताइए, क्या ये इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे सब जगह वेलोसिटी सेम होती है? बिल्कुल नहीं। यहाँ पे इसकी वेलोसिटी अलग रहेगी, यहाँ पे वेलोसिटी अलग रहेगी, यहाँ पे वेलोसिटी अलग रहेगी। अगर रोलिंग मोशन वगैरह थोड़ा-सा अगर आप पढ़े हों, रोलिंग मोशन में ट्रांसलेशनल मोशन और रोलिंग मोशन, ये क्योंकि दोनों है यहाँ पे, ट्रांसलेशनल और रोलिंग मोशन, रोटेशनल मोशन दोनों है, इसको हम रोलिंग बोल देते हैं। ठीक है? यहाँ पे वो चीज़ हो रहा है, ये चल भी रहा है और घूम भी रहा है। ये पॉइंट इसका हमेशा कांस्टेंट रहता है, नीचे वाला। ये वाला कम वेलोसिटी, सबसे ऊपर वाला सबसे तेज वेलोसिटी से मूव करता है। हम तो ये पढ़ चुके हैं, यहाँ पे अलग-अलग वेलोसिटी। तो इस वजह से हमको अगर इसका मास फोर्स निकालना हो तो हम सेंटर ऑफ मास पे जाएंगे। तो अब यहाँ पे बार-बार सेंटर ऑफ मास हो रहा है। तो सेंटर ऑफ मास है क्या आखिर? हमको जरूरत क्यों पड़ी? ये हमने देख लिया। ठीक है? हमको जरूरत क्यों पड़ रही भाई सेंटर ऑफ मास की, वो हमने देख लिया। अब सेंटर ऑफ मास है क्या? ठीक है? व्हाट इज COM? अब ये है क्या? हालांकि आप यहाँ पे थोड़ा सा परेशान ना होइएगा, हम इसका पूरा एक जो पॉइंट है पूरा, हम आपको सीधे सीधे स्क्रीनशॉट दे देंगे। अच्छा, तो सेंटर ऑफ मास है क्या? ये क्या है कि एक ऐसा पॉइंट किसी भी सिस्टम का जहां पे पूरा का पूरा सिस्टम का मास कंसंट्रेटेड हो जाए। क्या हो जाए? पूरे सिस्टम का मास कंसंट्रेट हो जाए। ठीक है? यानी कोई हमने बॉडी ले लिया, अब उस बॉडी के एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पर उस बॉडी के अगर जैसे यहाँ उस बॉडी पे अगर हम उसको लटकाना चाहे उस पॉइंट पे, तो एकदम वो मिडिल पे रहेगा और एकदम भैया इक्विलिब्रियम पे रहेगा। थोड़ा इसको और समझने के लिए हम एक चीज का एक और एग्जांपल ले सकते हैं। कैसे? हमने मान लिया कि एक कोई रॉड है, यहाँ पे हमने एक कोई मास रख दिया, यहाँ पे हमने कोई एक मास रख दिया। अच्छा, यहाँ पे ध्यान रहे, इसका मास m1, इसका मास m2। इक्वल मास हम नहीं लिए हैं अभी, अलग अलग मास लिए। हमने क्या किया, m1 इज ग्रेटर देन m2 हमने कर लिया है। ठीक है? m1 क्या है? ग्रेटर देन है। अब इसको क्या कर दिया हमने, मिडिल पे कोई हिंज है, उस हिंज पे इसको रखा है। क्या ये इसी हॉरिजॉन्टल पे रह जाएगा? मिडिल पॉइंट पे है? बिल्कुल नहीं रहेगा। ये क्या हो जाएगा? इस तरीके से टिल्ट हो जाएगा। ठीक है? इस तरीके से क्या हो जाएगा? टिल्ट हो जाएगा। अब इससे बचने के लिए कि भैया ऐसा ना हो, तो उसके लिए क्या क्या करेंगे भाई? ये जो टिल्टिंग है, उसके लिए हम क्या कर देंगे कि हिंज को हम
लोअर मास की तरफ न ले लोअर मास की तरफ ले जाएंगे तो ये और टिल्टिंग हो जाएगी। हम हायर मास की तरफ जाएंगे, लोअर मास की तरफ नहीं जाएंगे। बात समझिएगा, कहाँ जाएंगे हम? हायर मास की तरफ। ये बात ध्यान रखिएगा अभी। जैसे ही हम हायर मास की तरफ जाएंगे, ये फिर से क्या हो जाएगा? अपने इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आ जाएगा। तो जब यहाँ पे आया, ये अलग अलग मास था, ये m1 m2, फिर से इस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम पे आया। इस वजह से ये जो पॉइंट है इसका, ये COM हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? COM। क्योंकि पहली बात, ये उस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम पे हुआ। दूसरी बात, ये क्या हो गया भाई? टोटल मास इस पे कंसंट्रेटेड हो गया, इस वजह से वो इक्विलिब्रियम पे आया भी। अच्छा, तो अब आगे आपको पॉइंट अलग अलग ध्यान रखने होंगे। कौन कौन सा पॉइंट अभी हमने डिस्कस कर लिया कि भाई सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट जहां पे बॉडी का पूरा मास कंसंट्रेटेड हो। अच्छा, दूसरा कि भैया जो सेंटर ऑफ मास है, ठीक है, जो सेंटर ऑफ मास है वो हैवियर मास की तरफ शिफ्ट हो रहता है, उसके क्लोजर रहता है। हैवियर मास की क्या हो रहता है? क्लोजर रहता है। ठीक है। तीसरा, सेंटर ऑफ मास क्या रहता है? क्या बताता है? इक्विलिब्रियम पॉइंट ऑफ सिस्टम बताता है। क्या बताता है? इक्विलिब्रियम पॉइंट ऑफ सिस्टम। अच्छा, अब आगे इसमें चलते हैं भाई। अब आगे इसमें क्या हम देखेंगे? ये जो सेंटर ऑफ मास है, क्या ये हमेशा बॉडी के अंदर ही रहेगा? क्या ये बॉडी के हमेशा अंदर ही रहेगा कि बाहर भी हो सकता है? तो आपको ये थोड़ा जानना पड़ेगा, थोड़ा कान और दिमाग खुले रखो तो समझोगे कि सेंटर ऑफ मास ये बॉडी के अंदर भी हो सकता है। हम ये मान लेते हैं कि ये कोई बॉडी है और एक बॉडी ये है, ठीक है, और एक बॉडी ये है। हमने तीन अलग अलग प्रकार की बॉडीज ले लिया है, ठीक है। ये हमारा रेक्टेंगल है, ठीक है। ये हमारा डिस्क है और ये हाफ रिंग है। अच्छा, ये हमने तीन अलग अलग ले लिया। तो अब यहां पे ध्यान रखो, ध्यान क्या रखना है कि जो सेंटर ऑफ मास है इसके केस में ये हमारा रेक्टेंगुलर प्लेट है, ठीक है। इसके केस में जो सेंटर ऑफ मास होगा उस प्लेट के इनसाइड होगा। कहां पे होगा? इसके केस में भी क्या हो जाएगा? इनसाइड होगा। लेकिन हाफ रिंग में ये रिंग पे कोइंसाइड नहीं करेगा, ये आउटसाइड हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? आउट साइड, ठीक है। रिंग इस रिंग पे नहीं लाई कर रहा है ये चीज, इस वजह से ये आउटसाइड हो गया, ठीक है। ये हमने कहा कैसे? यानी एक चीज तो हमको ये पता चल गई कि जो सेंटर ऑफ मास है वो COM है, वो इनसाइड भी हो सकता है और आउटसाइड भी हो सकता है। अच्छा, ये कब इनसाइड होगा, कब आउटसाइड होगा? हम ये कैसे कह सकते हैं भैया कि ये नहीं, यहीं पे होएगा सेंटर ऑफ मास का पोजीशन? उसके लिए एक बड़ा बढ़िया सा ध्यान रखो, बड़ा बढ़िया पॉइंट है। और वो पॉइंट क्या है? इन्हीं तीनों को हम फिर से कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है, और उससे हम समझेंगे। हमने क्या किया? फिर से यही तीनों को हमने कंसिडर कर लिया। ये एक रेक्टेंगुलर प्लेट, ये एक सर्कल और हाफ रिंग, ठीक है। सर्कल यानी डिस्क है, ये है प्लेट।
ठीक है। अच्छा, तो आपको ये ध्यान रखना, सिमेट्री के बारे में तो पता ही होगा। सिमेट्री क्या होती है? सिमेट्री एक ऐसी चीज जहां से हम अगर किसी भी बॉडी को, सिमेट्री ऑफ लाइन पे किसी भी बॉडी को हम अगर कट करें तो ओवरलैप्ड होएगा। यानी दोनों पार्ट्स को, जैसे ये एक इसकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो गई, इस पार्ट को और इस पार्ट को दोनों को मोड़ दें तो ये क्या हो जाएगा, एक दूसरे को ओवरलैप कर लेगा। क्या कर लेगा? एक दूसरे को ओवरलैप कर लेगा। इस तरीके से पता ही नहीं चलेगा, तो उसको हम क्या कहते हैं? सिमेट्री कह देते हैं। अच्छा, और ये चीज को ये ध्यान रखना है कि सेंटर ऑफ मास हमेशा एक्सिस ऑफ सिमेट्री पे होगा। सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा? स्वयं एक्सिस ऑफ सिमेट्री पर ही होएगा। ठीक है। अच्छा भाई, तो अब इसमें क्या होगा? लेकिन एक और भी इसमें ध्यान रख लेना है, अगर एक्सिस ऑफ सिमेट्री पे तो होगा ही, तो हमेशा जाहिर सी बात है कि कोई भी सिमेट्री है अगर, तो वो एक्सिस ऑफ सिमेट्री पर ही सीओएम लाई करेगा। लेकिन अगर दो सिमेट्री लाइंस हो जाएं किसी बॉडी में, क्या हो जाएं? दो सिमेट्री लाइन हो जाएं, तब क्या होगा? तब ये होगा कि जहां पर दोनों सिमेट्री ऑफ लाइंस कोइंसाइड करेंगी वही पॉइंट इसका सीओएम होगा। जहां पर कोइंसाइड कर जाएं दो सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्रीज, वो पॉइंट क्या होगा? सेंटर ऑफ मास हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, तो अब डिस्क में तो भैया एक्सिस ऑफ सिमेट्रीज की तो भरमार रहती, चाहे जहां पे जाओ चाहे जैसे जाओ, सब बहुत ढेर सारी एक्सिस ऑफ सिमेट्रीज हो सकती हैं इसमें। लेकिन सभी सभी एक ही पॉइंट पे कट करेंगे, वो है सेंटर। इसका सीओएम ये हो गया। अब इसमें रिंग में आते हैं, हाफ रिंग। ठीक है। हाफ रिंग में क्या होएगा? हाफ रिंग में होगा ये कि भैया ये है, इसका एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहाँ पे आएगा? सबसे पहले तो इसकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री देखें। क्या इस डायरेक्शन में होगी एक्सिस ऑफ सिमेट्री? नहीं ना, तो हम इसको हटा लेते हैं। क्या यहाँ पे होगी? नहीं। यहाँ पे होगी? बिल्कुल नहीं। तो सिमेट्री का मतलब क्या हो रहा है पता है ना, कि भैया जहाँ पे हम इसको अगर कट करें उस पॉइंट से तो ओवरलैप कर जाए, तो हम यहाँ पे इसको कट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा? एक दूसरे को ओवरलैप करके ये फोर्थ पार्ट आ जाएगा बस। ठीक है, बात समझ गए? यानी सीओएम इसी लाइन पे लाई करेगा। ठीक है, क्या करेगा? इसी लाइन पे लाई करेगा। अच्छा, लेकिन यहां पे क्या है कि जो मास है वो इस तरीके से है, यानी इस पॉइंट पे तो नहीं होगा, तो या बाहर हो सकता है या अंदर हो सकता है। लेकिन बाहर जाएगा तो भैया क्या है, उधर तो मास है ही नहीं। इस तरफ जाएगा तो इधर मास है नहीं। यहाँ पे इसके ये मास, हैवियर मास इस तरफ है, यानी हमारा जो सेंटर ऑफ मास है वो कहीं यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। यहाँ पे देखा गया कि जो सेंटर ऑफ मास है वो आउटसाइड दी बॉडी हो गया, आउटसाइड दी बॉडी। इन दोनों में हमने देखा कि बॉडी के इनसाइड है, आउटसाइड नहीं था। लेकिन हाफ रिंग के केस में हमने देखा कि आउटसाइड दी बॉडी हो गया। तो हमको यह पता चला कि भैया ये आउटसाइड या इनसाइड भी हो सकता है और एक्सिस ऑफ सिमेट्री पर ही लाई करेगा। और जहां पर अगर दो एक्सिस ऑफ सिमेट्रीज कोइंसाइड कर जाएं तो क्या हो जाएगा भाई, वहां पर वो दोनों क्या हो जाएंगे, जहां पे कोइंसाइड करेगा वही सेंटर ऑफ मास हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब इसके आगे चलते हैं। अब अगला क्या चीज रहेगा भाई?
अब अगला जो सेंटर ऑफ मास में हम डिस्कस करेंगे वो क्या है कि भाई जो सेंटर ऑफ मास है क्या वो पोजीशन पे डिपेंडेंट है? हाँ, बिल्कुल है। तो यहाँ पे अब थोड़ा सा डिस्कस करना पड़ेगा कि जो सेंटर ऑफ मास है, ठीक है, वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड होता है। ये चॉइस ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है। तो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन, ठीक है, COM का पोजीशन, ठीक, COM का पोजीशन चॉइस ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है। बिल्कुल सही बात है। तो क्या सेंटर ऑफ मास चेंज हो जाता है क्या? सेंटर ऑफ मास का पोजीशन नहीं, इस पे कंफ्यूज नहीं होना है। इस बात में कंफ्यूजन नहीं रखनी है। क्यों? इसको हम एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं सीधे सीधे तुरंत। हमने मान लिया कोई एक प्लेट रहा है, ये इसका सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ पे है, ठीक है। हमने कंसीडर किया ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है, S1। अब इस S1 में इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो R1 पे होगा, कहीं R1 पे होगा। हमने एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस अलग ले लिया S2, ठीक है। इससे अगर देखें तो ये अलग डिस्टेंस पे है, ये R2 पे है। तो बात समझिएगा कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस की चॉइस से सेंटर ऑफ मास का पोजीशन बदल रहा है। बात को थोड़ा समझिएगा, सेंटर ऑफ मास का पोजीशन बदल रहा है, लेकिन क्या इस बॉडी के अंदर ये जो हमने प्लेट लिया है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस की वजह से इसका पोजीशन चेंज हुआ है? इस बॉडी के अंदर, बॉडी के अंदर क्या फ्रेम ऑफ रेफरेंस की पोजीशन चेंज हुई? बिल्कुल नहीं हुई है। ये अभी भी यहीं, इसके लिए भी यहीं पे था, इसके लिए भी यहीं पे है। ये अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है। यानी इन जो सेंटर ऑफ मास का एक्चुअल पोजीशन है बॉडी के लिए, बात को ध्यान से समझिए, बॉडी के लिए जो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन है वो चेंज नहीं होगा, ठीक है, वो क्या होगा? चेंज नहीं होगा। फ्रेम ऑफ रेफरेंस की वजह से उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए पोजीशन चेंज हो सकता है, लेकिन बॉडी के लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अच्छा, अब सेंटर ऑफ मास की वजह से एक चीज और भी हम डिस्कस कर लेंगे भाई। सेंटर ऑफ मास जो होता है वो स्मॉलर बॉडीज के लिए, क्या, स्मॉलर बॉडीज के लिए, किसके लिए? स्मॉलर बॉडीज के लिए COM और COG यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी दोनों कोइंसाइड करते हैं, ठीक है। ठीक है, यानी एक ही जगह पे लाई कर जाते हैं, ठीक, बात समझ गया। यानी यहां पे अगर हम मान लीजिए खड़े हैं, ये कोई आदमी, एक मिनट, ये कोई इंसान है, रामलाल श्यामलाल जो भी हैं, ऐसे खड़े हुए हैं, तो इनका जो COM होगा वो उनके यहाँ पे क्या होगा? नाभि पे होगा, और COG भी यहीं पे होगा, ठीक है। लेकिन COG तो यहाँ पे फिक्स रहेगा लगभग हर समय, लेकिन COM चेंज हो जाएगा। हम कैसे? हम इनको क्या कर दिए? टेढ़ा कर दिए, ठीक है, ऐसे। अब जैसे ही ऐसे कर दिए, इनका सेंटर ऑफ मास इधर आ जाएगा। अभी तो यहीं पे था, अभी क्या हो गया? इधर हो गया। तो सेंटर ऑफ मास कोइंसाइड कर सकता है, लेकिन जनरली क्या होता है, स्मॉलर बॉडीज के लिए सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी कोइंसाइड रहते हैं, ठीक है।
लेकिन क्या बिगर बॉडीज के लिए भी ऐसा होता है? नहीं, बिगर के लिए नहीं होता। ठीक है, बिगर बॉडीज के लिए ये फॉलो नहीं करता है। अच्छा, अब एक चीज और देख लेते हैं भाई, जो सेंटर ऑफ मास है वो एक ऐसा पॉइंट होता है, सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर पूरे सिस्टम में, ठीक है, ये हमने कोई बॉडी कंसीडर कर ली है और इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ, कहीं यहाँ पे है, तो ये COM है। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट होता है जहां से पूरे के पूरे सिस्टम में मास का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सेम रहेगा, वो इक्वल रहेगा, यानी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा। ठीक है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा मास उस पॉइंट से, चाहे जिस तरफ जाए। ठीक है, बात समझ रहे हो ना? बात को बिल्कुल ध्यान से समझना। ठीक है, उस पॉइंट से कहीं पे भी जाएं, ठीक है, कितनी भी दूरी पर जाएं, मास का जो डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा वो इक्वल रहेगा। इस वजह से एक चीज आता है, वो क्या आता है? मोमेंट ऑफ मास आ जाता है। यहीं पे, यहीं पे क्या आ जाता है? मोमेंट ऑफ मास। क्या हो जाता है? मोमेंट ऑफ मास। अब ये क्या बला है? ये बहुत बढ़िया टॉपिक है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस अगले लेक्चर में करेंगे, लेकिन अभी यहाँ पे थोड़ा सा बता देते हैं। अब ये मोमेंट ऑफ मास क्या है कि भैया मान लो कि हमने यहाँ पे कोई, हमने क्या किया कि इधर एक बॉडी है, एक बॉडी यहाँ पे है, अब इसको हमने कनेक्ट किया रखा है। ठीक है, इसका कहीं यहाँ पे COM होगा। अब ये क्या है? D1 डिस्टेंस है, ये D2 डिस्टेंस है, ये क्या है? M1, ये है M2। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा? जो मोमेंट ऑफ मास कहता है M1D1 इक्वल्स टू M2D2। ठीक है, इसके बारे में अगले लेक्चर में हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम लोग थोड़ा सा इसको कट ही कर लेते हैं कैमरा। लाइट कट गई थी। हाँ, तो यहाँ पे अब हम यहाँ पे लेक्चर को ख़त्म करते हैं, और ये जो अभी पॉइंट हमने पढ़ाया है आपको, इसको क्या करेंगे हम लोग, एक इसका पूरा का पूरा कॉम्पैक्ट में देखना चाहें तो हम इसको आपको दे देते हैं। और ये है सेंटर ऑफ मास के बारे में जो जो हमने पढ़ाया है अभी, वो पूरा का पूरा इसमें दिया गया है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसको आप समझ लीजिए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद बने रहने के लिए यहाँ तक।